तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट के अंडर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपके जो हाईलाइटेड वाले हैं ये आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैटर से। तो मैटर होता क्या है? तो कोई भी चीज़ आप अपने अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि मैटर होता क्या है। तो कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो कोई कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उस चीज़ को हम मैटर बोलते हैं। तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। अब मैटर को क्लासीफाई करते हैं हम, राइट। इसको जो हम क्लासीफाई करते हैं उसकी दो क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है उसमें हम इसको क्लासीफाई करते हैं मैटर को एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एज ऑब्वियस सॉलिड जो होगा इसमें जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो जो होंगे दे विल बी क्लोजर, राइट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे हमारे सॉलिड्स में वो क्या होंगे? पास। एग्जाम्पल आप डायमंड की देख लो। डायमंड जो होता है हमारे पास एक सॉलिड है, इसमें हमारे पास कार्बन एटम्स का बना है। वो कार्बन एटम्स क्या है? पास है, राइट। दे आर क्लोजर टुगेदर। जब हम लिक्विड की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जूस या आप वाटर का ग्लास ले लो, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिलेटिवली आपस में उनकी जो डिस्टेंस होगी उनके बीच की, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो दूर होंगे। तो लिक्विड में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे आर फार अपार्ट कंपेयर टू सॉलिड्स। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है दैट इज गैसेस। अब जो गैसेस होती है इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच, राइट। गैसेस में जो मेजॉरिटी ऑफ द गैसेस होती है उनमें जो हमारे पास फोर्सेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, दोज आर कॉल्ड एज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसकी वजह से जो हमारे पास गैसेस होती है इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर फार अपार्ट, राइट। सो दीज आर योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है उनकी रिलेशन एक दूसरे के साथ। सॉलिड्स में सबसे पास होंगे मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, लिक्विड में रिलेटिवली दूर होंगे और गैसेस में सबसे फार अपार्ट होंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन जो आती है दैट इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन, राइट। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो मैटर होता है इसको क्लासीफाई करते हैं इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब जो प्योर सब्सटेंस होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड होगी, और जो मिक्सचर होगा उसकी कंपोजिशन जो होती है हमारे पास वो फिक्स्ड नहीं होती है, राइट। या मैं ये बोलूँगा जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है उसकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट क्या है? यूनिफॉर्म है, और जो मिक्सचर है उसकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। अब प्योर सब्सटेंस में हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, एक आपका होता है एलिमेंट, एक आपका होता है कंपाउंड। अब आप बोलोगे एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस कैसे है? मैं आपको बोलूँगा एग्जाम्पल, अगेन कोल की एग्जाम्पल। तो जो कोल मेरे पास होता है ये बना होता है किसका? कोल इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन। तो जो मेरे पास एक कार्बन है ये क्या है? एक एलिमेंट है। तो जो कार्बन होगा ये बना किन का होगा? एटम्स का बना होगा। तो ये हमारे पास कार्बन के एटम्स ऐसे, इसकी वैलेंसी 4 होती है तो ये 4 बॉन्ड्स बनाता है एक कार्बन एटम, राइट। तो जो हमारे पास एक कार्बन अगर आप लोगे, इसमें जो हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट्स होंगी, राइट, जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होगी, दीज विल बी दीज कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है, सिंपली आप क्या देख रहे हो? कार्बन एटम्स हैं जो एक दूसरे से बॉन्डेड है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। उसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड। सिमिलरली हमारे पास हमने बोला था कि जो प्योर सब्सटेंस होती है उसकी कंपोजिशन फिक्स होती है। तो मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, आप H2SO4 ले लो, आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, राइट, आप वाटर ले लो। तो वाटर का ग्लास अगर मैं लूँगा उसमें मेरे पास ऑब्वियसली बात है सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। सो दिस इज अ कंपाउंड। वाटर क्या है? आपका कंपाउंड है। तो जो हमारे पास वाटर है इसमें हमारे पास जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, राइट। और जो हमारे पास दूसरा होता है मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है? जो हमारे पास मिक्सचर होता है इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होगी, राइट। मिक्सचर की कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होगी।
सॉरी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होगी, मतलब इसमें जो हमारे पास कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होगी, यूनिफॉर्म मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, राइट। तो ये वाला आप स्टेटमेंट इसमें अवॉइड करोगे यूज़ करना। तो आप बोलोगे कि जो हमारे पास मिक्सचर होता है इसकी कंपोजिशन जो होती है वो सिंपली क्या होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन एक मिक्सचर की होती है। अब जो हमारे पास मिक्सचर होगा ये दो टाइप का होगा, एक मेरे पास होगा होमोजेनियस मिक्सचर, एक होगा मेरे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब जो होमोजेनियस मिक्सचर है इसकी कंसंट्रेशन, टर्म आप याद रखोगे क्या, कंसंट्रेशन में आपको आगे पढ़ाऊंगा क्या होती है, फिलहाल आप याद रखोगे जो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर होता है इसकी कंसंट्रेशन जो है थ्रू आउट सेम होती है, जबकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर की कंसंट्रेशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। तो होमोजेनियस मिक्सचर की कंसंट्रेशन थ्रू आउट सेम का मतलब क्या है, मेरे पास अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, राइट, दिस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि मेरे पास अगर वाटर और अल्कोहल मैंने लिया, राइट, एक बीकर में लिया, इस बीकर में मैंने वाटर और अल्कोहल लिया, तो इसमें जब ये सॉल्यूशन बनेगा मेरा या मिक्सचर बनेगा, इसमें मैं अगर ये वाला पार्ट लूँगा इसका, राइट, एक सैंपल लूँगा, फॉर एग्जांपल ये 200 ml का कंटेनर है, मैंने इसका 20 ml यहाँ से लिया, 20 ml यहाँ से लिया, राइट, जो इस पार्ट की कंसंट्रेशन होगी वही इसकी कंसंट्रेशन होगी, राइट, जो इस पार्ट की कंसंट्रेशन होगी वो इस पार्ट की कंसंट्रेशन होगी, मतलब थ्रू आउट जो हमारे पास मिक्सचर है इसमें कंसंट्रेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, तो उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। सिमिलरली शुगर और वाटर आप मिक्स कर लो, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब ये कंसंट्रेशन थ्रू आउट सेम क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में मिसेबल होते हैं। अब मिसेबल होते हैं तो थ्रू आउट हमारे पास जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद आता है हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा, इसमें कंसंट्रेशन जो है वो थ्रू आउट सेम नहीं होगी। मेरे पास अगेन एक मिक्सचर है, मिक्सचर जो है हमारे पास कंपोनेंट्स का बना है, 2 3 4 5 जितने भी कंपोनेंट्स आप लेना चाहो उतने आप ले सकते हो। ये वाला पार्ट लूँ मैं, राइट, यहाँ से दूसरा हिस्सा लूँ मैं, यहाँ में से मैं तीसरा हिस्सा लूँ, 3 सैम्पल्स मैंने इसके लिए इक्वल वॉल्यूम वाले। अब इसकी कंसंट्रेशन चेक करूँगा, इसकी कंसंट्रेशन चेक करूँगा, ये C2 आई, ये C3 आई, तो C1 जो होगा इज़ नॉट इक्वल टू C2 इज़ नॉट इक्वल टू C3, मतलब थ्रू आउट जो कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं है, कहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहीं पे कंसंट्रेशन कम है। एग्जांपल इसकी है सैंड और वाटर। आपको भी पता है आप सैंड वाटर को मिक्स करोगे, वहाँ से जो मिक्सचर बनेगा उसमें थ्रू आउट जो हमारे पास ये कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं होगी सैंड की, क्योंकि सैंड जो होता है इसकी डेंसिटी रिलेटिवली वाटर से ज़्यादा होती है, तो नीचे सेटल हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर सैंड की कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम होगी, नीचे जो हमारे पास बॉटम होगा कंटेनर का उसमें हमारे पास सैंड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सिमिलरली वाटर ऑयल मिक्सचर आप ले लो, अगेन इमिसिबल है, जो ऑयल है इसकी डेंसिटी कम है, ये उसकी वजह से सरफेस पे फ्लोट करेगा, तो सरफेस पे ऑयल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बॉटम पे कम होगी। सो दैट इज़ योर अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अब हम देखेंगे हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और आपका कंपाउंड क्या होता है। तो एटम हमारे पास मैटर का जो हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जिस्टेंट फॉर्म है, राइट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो पार्टिसिपेट करता है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं एटम, राइट। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे हम इसको करेक्ट करेंगे, दिस इज रिएक्शन, राइट। तो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, उसको एटम बोलते हैं। एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, कार्बन एटम हो गया, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम है, जितने भी आपके एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं वो आपको याद ही हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, एलिमेंट्स हो जाते हैं। और वो एलिमेंट जो हमारे पास बना होता है इन्हीं एटम्स का बना होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा मेरे पास एक आयरन मेरे पास एक एलिमेंट है, तो ये आयरन किन का बना हुआ है, आयरन जो हमारे पास एलिमेंट है ये आयरन एटम्स का बना हुआ है। इसी तरह मैं बोलूँगा मेरे पास सोडियम मेटल है, वो बना हुआ है सोडियम एटम्स का। और यही हमारे पास एटम्स जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, राइट। मेरे पास फॉर एग्जांपल सोडियम है, मेरे पास क्लोरीन है, दोनों क्या है, एलिमेंट्स है, बट क्लोरीन बना है क्लोरीन एटम्स का, सोडियम बना है सोडियम एटम्स का। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl कंपाउंड है। तो जो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है ये होता है एटॉमिक लेवल पे जब रिएक्शन होती है। उसके बाद आता है हमारे पास मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास बना हुआ होता है 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स का, जो सेम हो भी सकते हैं
सेम नहीं भी हो सकता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे एक मॉलिक्यूल। अब वो एटम्स जो रिएक्ट कर रहे हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये सेम हुए तो जो मॉलिक्यूल बनाएंगे दैट विल बी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास नाइट्रोजन है, राइट, 2 नाइट्रोजन एटम्स दैट इज N + N, इन्होंने कंबाइन करके क्या बनाया, आपका N2 बनाया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन है, फ्लोरीन F2 है, Cl2 है, O2 है, ओजोन है मेरे पास, P4 है मेरे पास, S2 है, S4 है, S6, S8 एंड C60, राइट। सो दैट इज व्हाट अ मॉलिक्यूल इज। और ये हमारे पास कौन से टाइप के मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं दूसरा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑब्वियस सी बात है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे बट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, राइट। जैसे कार्बन एटम एक है, इसने कंबाइन किया एक ऑक्सीजन एटम के साथ, इसने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। इसी तरह मेरे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके NO बनाया, CO2 है, ये हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। NO2 है, SO2 है, SO3 है, H2O है, राइट। दिस आर योर होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, राइट। और मॉलिक्यूल के बारे में एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो एटम होता है आप नेचर में आइसोलेटेड फॉर्म में किसी भी एटम को नहीं देखोगे, बट जो मॉलिक्यूल होता है वो आप आइसोलेटेड फॉर्म में देख सकते हो। तो मॉलिक्यूल की एक और डेफिनेशन मैं आपको बोलूँगा दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अब आप बोलोगे कि आपने तो ऊपर बोला कि एटम होता है, आप आगे देखो मैं क्या लिखूँगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर capable of independent existence, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नेचर में। उसके बाद हमारे पास आता है एलिमेंट। तो जो एलिमेंट होता है ये हमारे पास बना हुआ होता है सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। एग्जांपल मेरे पास सोडियम मेटल है, जो हमारे पास सोडियम मेटल है ये बना हुआ है आपके सोडियम एटम्स का, राइट। ये सोडियम एटम्स है हमारे पास बहुत सारे, ये मिलके बनाते हैं आपका एक सोडियम मेटल। तो एलिमेंट्स में आपका सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, राइट, कॉपर हो गया, H2 जो है ये हमारे पास एक एलिमेंट है, राइट, ये मॉलिक्यूल भी है। N2 है हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट है, हमारे पास डायमंड है, C60 है, राइट। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। तो एक चीज़ मैंने आपको ऊपर बोली थी कि जो C60 है ये एक मॉलिक्यूल भी है, राइट। तो ये फॉल करता है आपके मॉलिक्यूल और आपके एलिमेंट की कैटेगरी दोनों में। उसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बना होगा, जो हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, राइट। मतलब एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिंपली एक कंपाउंड जो है ये क्या है, एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बना हुआ है, बट वो एटम्स क्या है, सिंपली डिफरेंट है। जैसे NO है, CO2 है, H2O है, CaCO3 है, राइट। सो दीज आर योर कंपाउंड्स। अब हम देखने जा रहे हैं आपका इस चैप्टर का जो कोर टॉपिक है दैट इज मोल, इसकी कैलकुलेशन और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, राइट, जो आपके बोर्ड से लेके आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मोल क्या होता है, ना तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, ना ही कोई केमिकल पैरामीटर होता है। और सिंपली ये होता क्या है, ये एक मैथमेटिकल नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23 है, राइट। तो मोल इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मैथमेटिकल नंबर जिसकी वैल्यू ये है, राइट। जैसे मेरे पास डजन है, डजन का मतलब क्या होता है, 12। इसी तरह मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23। डजन एक नंबर है, इसका मतलब है 12। इस तरह मोल भी एक नंबर, इसका मतलब है ये 6.022 × 10⁻23। रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको Na से, राइट। Na को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से, राइट। दिस इज कैपिटल A। तो Na से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ योर एवोगाड्रो नंबर। अब जैसे अब डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो डजन, डजन का मतलब होता है 12, राइट। एक डजन बनाना का मतलब हो गया 12 बनाना। इसी तरह एक डजन पेन्स का मतलब हो गया 12 पेन्स। एक डजन कार्बन आइटम्स का मतलब हो गया 12 कार्बन आइटम्स, राइट। तो अगर मैं बोलूँगा एक मोल बनाना, तो आप बोलोगे 6.022 × 10⁻23 या फिर Na बनाना, राइट। यहाँ पे स्मॉल a को आप कैपिटल A से खुद रिप्लेस कर देना अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो साथ के साथ। एक मोल पेन्स जो है हमारे पास
एक मोल पेंस का मतलब हो गया हमारे पास अगेन 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर Na पेंस। और एक मोल कार्बन एटम्स अगर मैं सिमिलरली बोलूँ तो वो हो जाएंगी 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स, या फिर Na कार्बन एटम्स, राइट। अब अगर मैं बोलूँ एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में बोलूँ तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब सिंपली आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स, तो वो हो गए हमारे पास Na मॉलिक्यूल्स, Na कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, या फिर आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। इसी में अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको पूछूं कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल है इसमें कितने कार्बन के ये एटम्स होंगे, तो आप बोलोगे एक कार्बन डाइऑक्साइड के मोल में एक मोल कार्बन है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ 1 मोल कार्बन एटम्स, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स आते हैं, राइट। अगर मैं आपको इसमें पूछूं कि ऑक्सीजन के मुझे एटम्स बता दो, तो आप बोलोगे कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें 2 मोल हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स है, राइट। सो इट हैज़ 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। इसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, बट एटम्स तो हमारे पास ऑक्सीजन के 2 है ना, राइट। तो मैं बोलूँगा कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, और 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। एक मोल कितना होता है, इतना होता है। 2 मोल कितने एटम्स हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, या फिर आप इसको 2 Na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस नंबर को आप Na से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप बोलोगे इसमें 2 Na ऑक्सीजन एटम्स है। सिमिलरली 1 मोल वाटर है मेरे पास, तो आप क्या बोलोगे, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया Na वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। या फिर आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। सिमिलरली आप इसमें हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स निकाल सकते हो सिंपली एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके। और एटॉमिसिटी का मतलब होता है सिंपली एक मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम्स कितने हैं, राइट। उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। नाउ ये तो थी इसकी बेसिक डेफिनेशन मोल की। अब जो आपको की बुक्स में ज़्यादातर डेफिनेशन दे रखी होती है वो ये वाली होती है कि मोल जो है ये हमारे पास होता है बराबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। ये बेसिकली हमारे पास बराबर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें इतनी एंटिटीज़ होंगी, उतनी एंटिटीज़ होंगी जितनी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होती है, ठीक है। तो मोल इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब हमारे पास कार्बन है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, राइट। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके। अब जो हमारे पास एक कार्बन 12 आइसोटोप है, इस कार्बन 12 आइसोटोप के जो हमारे पास 12 ग्राम आप ले लो, ठीक है। कार्बन आइसोटोप आपने लिया बट कितने, 12 ग्राम। इस 12 ग्राम में जितने कार्बन एटम्स होंगे उसी को हम बोलते हैं सिंपली एक मोल। तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, मतलब एक मोल की डेरिवेशन हम कैसे करते हैं, किसके बराबर होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक एटम जो है कार्बन 12 आइसोटोप का, इसका मास कितना होगा। अब एटॉमिक लेवल पे हम कोई भी चीज़ मेजर करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आप नॉर्मल लेबॉर्ट्री में खुद नहीं देख सकते। तो इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको बोलते हैं हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमने कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का मास निकाला तो वो निकल के आया हमारे पास 1.92648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। तो ये मास था हमारे एक एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का, राइट। कार्बन 12 के एक एटम का मास इतना निकल के आया, इतने ग्राम्स निकल के आया। अब आप खुद देख रहे हो कि मास कितना कम है, तो यहाँ से हम बाय यूनिटरी मेथड क्या करेंगे, अगर इतना ग्राम मास है इतने एटम्स का, तो 1 ग्राम मास कितने एटम्स का होगा, ये टर्म आप डिवाइड में ले जाओगे तो 1.922 इंटू 6 जो भी ये है इंटू 10⁻⁻23 इतने एटम्स जो है
उनका मास क्या है, 1 ग्राम है। अब 1 ग्राम इतने एटम्स का मास है तो हमें देखना है 12 ग्राम कितने एटम्स का मास होगा, और 12 ग्राम जितने एटम्स का मास होगा वही 1 मोल के बराबर है, जो हमने पीछे डेफिनेशन में देखा था। तो इसको आप 12 से जब मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास निकल के आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, और यही होता है आपका Na, दैट इज योर एवोगाड्रो नंबर। So 1 mole is nothing but 6.022 into 10⁻23, that is your Avogadro's number। तो ये था हमारे पास बेसिक मोल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसको हम कैसे डिराइव करते हैं। डेरिवेशन पार्ट जो है जहाँ भी आएगा वो आपके बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं मोल्स को कैलकुलेट करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले तो आपके इसमें 3 पैटर्न्स बनते हैं कि आपको मास दिया होगा किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का, आपको पूछेगा उसके मोल्स बताओ कितने हैं। दूसरा, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए होंगे, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, राइट, या फिर आपको इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, नंबर ऑफ एटम्स दिए होंगे, वहाँ से आपको निकालने हैं मोल्स। तीसरा, आपको वॉल्यूम दिया होगा गैस का एट एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर 273.15 केल्विन लेके चलते हैं और प्रेशर 1 atm या 1 बार के बराबर लेके चलते हैं। तो जब आप मोल्स की कैलकुलेशन करोगे, आपको मास दिया होगा, फॉर्मूला आपके पास एक ही है नंबर ऑफ मोल निकालने का, दैट इज मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास इन ग्राम्स, राइट। सो दिस इज इन ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, जब आपको वेट दिया हो या मास दिया हो सब्सटेंस का इन ग्राम्स, तो आप करोगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास को W से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को M से। दूसरा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि N दिया हो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, दैट इज N/Na। तीसरा, हमारे पास जब आपको गैस की वॉल्यूम दी होगी STP पे, आपको STP जब तक मेंशन नहीं होगा तब तक आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको मोल्स निकालने के लिए, अगेन गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाय दिस नंबर 22.4 लीटर, ये आप करोगे। ये तो तब लगाओगे आप 22.4 जब आपको गिवन वॉल्यूम लीटर में दिया होगा। जब ml में दिया होगा यही वॉल्यूम, तो नीचे वाली टर्म को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml/2240। अगर लीटर में वॉल्यूम दिया है तो आप करोगे गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन में 22.4। जब आपको ml में दिया है तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml/2240, राइट। तो ये 3 तरीके होते हैं आपके मोल्स फाइंड आउट करने के। अब क्वेश्चन आप इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा। ये आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोल रहा है 2 to 4 लीटर ऑफ वाटर एट STP पे मैंने आपको बोला, पहले तो आप एक बार फिर से देख लो, 3 फॉर्मूला मैंने आपको बताइए। जब वेट दिया हो तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये भी ग्राम्स में, ये भी ग्राम्स में। दूसरा, जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो N/Na आप करोगे। तीसरा, जब आपको वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP पे हो, राइट, ये ml में होगा तो 2240, ये आपका लीटर में होगा गैस का, तो आप लिखोगे 22.4। ये 3 फॉर्मूले आपको बेसिक पता होने चाहिए। तो पहला है हमारे पास STP पे वाटर है। अब STP पे वाटर है तो हम इसको गैस लेके चलेंगे और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई 22.4, क्योंकि लीटर में दिए। अब 224 गिवन वॉल्यूम है, डिवाइड बाई 22.4 करोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना, ये निकल के आ जाएगा आपका 10। दूसरे वाले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, तो गिवन मास इज, अब यहाँ पे वेट दिया है तो W/M लगाएंगे, तो गिवन वेट गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। गिवन मास जो है हमारे पास, सॉरी मैं इसको अच्छे से आपको दिखाता हूँ, तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास इसका 8.8 है और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम्स होता है। ये मैंने कैसे निकाला, कार्बन का 12 ग्राम से, ऑक्सीजन के 2 मोल्स है इसमें, तो इसका हो जाएगा, एक का होता है हमारा 16, 2 का हो जाएगा 32, टोटल करोगे तो 44, राइट। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा
0.2 मोल्स के बराबर। सिमिलरली हमारे पास 18 ग्राम हाइड्रोजन है। अगेन मास वेट दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन मास 18। मोलर मास हाइड्रोजन का होता है H2 का 2 ग्राम्स, तो ये हमारे पास 9 मोल्स निकल के आ जाएंगे। तीसरे में हमें दिया है 24, यहाँ पे इंटू में होना चाहिए, इंटू 10⁻23। अब एक किस चीज़ के हैं वो हमें मेंशन नहीं है, तो हम मोल्स निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फिर से वाटर का बोल रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हो जाएगा N/Na। N हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स पूछ रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये पूछा है 24.088 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो आप N/Na करोगे। N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वहाँ से गिवन होगा, 24.088 इंटू 10⁻21 अपॉन में Na विच इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 10⁻²। अब ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आपके पहले ही आ गए, किसके, वाटर के, STP दैट इज 10। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। अब एटॉमिक मास में हम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक मास का मतलब सिंपली होता है एक एटम का मास, राइट। इसको हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको AMU से या U से। अब एटॉमिक मास पढ़ने की ज़रूरत हमें क्या पड़ी, हम तो ऑलरेडी पढ़ रहे थे। सिंपली एक एटम लिया था, उसका हमने मास निकाला था, राइट, फिर हमने वो लिखा था। बट आपको एक प्रॉब्लम आएगी ये सब करने में, जब आप किसी भी एटम का मास लोगे वो बहुत छोटी टर्म आएगी, राइट। जैसे हमने पीछे देखा था कार्बन 12 जो था, इसका मास कितना आ रहा था, ये वाली टर्म आ रही थी 1.992648 इंटू 10⁻23। बहुत छोटा नंबर आ रहा है। अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो ये 1 के बाद 1 से पहले 23 आपको ये लग जाएंगे, 0 लग जाएंगे, तो ये बहुत छोटा नंबर आएगा। इसी को ईजी बनाने के लिए हमारे पास EMU का कंसेप्ट आता है। EMU सिंपली क्या होता है हमारे पास, ये सिंपली होता है हमारे पास मास ऑफ कार्बन 12 एटम का 1/12, राइट। जो हमारे पास ये कार्बन 12 एटम था, इसका जो मास निकला था स्पेक्ट्रोमेट्री से दैट इज़ 1.92264 इंटू 10⁻23, इसी का 1/12 अगर आप करोगे वो हमारे पास 1 AMU के बराबर होता है। और 1/12 ऑफ दिस इज हाउ मच, 1.67 इंटू 10⁻24। जो हमारे पास कार्बन 12 था, इसके एक एटम का मास इतना था, इसी का 1/12 अगर आप करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। इस वैल्यू को हम बोलते हैं 1 AMU, राइट। ये AMU हमें कैसे हेल्प करेगा ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखोगे, यहाँ तो AMU ऐसे डिफाइंड होता है, यहाँ फिर आप बोल सकते हो कि AMU जो है डिफाइंड एज नॉट 1/12 बट सिंपली मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम एक हाइड्रोजन एटम का मास देखिए, सिंपली हमारे पास 1 AMU के बराबर आता है, राइट। तो अगर मैंने एक हाइड्रोजन एटम का मास देखा, वो डायरेक्टली किसके बराबर आ जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर मैं वहीं पे कार्बन 12 एटम के मास को 1/12 कर दूँ तो वो भी हमारे पास इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं 1 AMU। तो सिंपली EMU क्या करता है, EMU हमें ये बताता है कि एक एटम या एक एलिमेंट में नहीं बोलूँगा, एक एटम हमारे हाइड्रोजन के एक एटम के कंपैरिजन में कितना हैवी है। जैसे एक हाइड्रोजन एटम है, इसका मास है 1 AMU यानी कि 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसी तरह एक एटम ऑक्सीजन है, उसका मास है 16U, इसका मतलब ये 16 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। यहाँ 16 टाइम्स हैवियर है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के। सो दिस इज AMU। सिंपली हमें हेल्प करता है, ये बताता है कि एटम जो है ये हाइड्रोजन के एक एटम के कंपैरिजन में कितना हैवी है। जैसे मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम है, इसका मास हमारे पास कितना आएगा, एटम है बहुत छोटा होगा, इसका मास आप लिखोगे तो 10 पावर माइनस समथिंग है ना, बहुत छोटा आएगा। इसी को सिंप्लीफाई करके हमने बोल दिया। अगर एक मोल ऑक्सीजन होता तो हम सिंपली लिखते कि 16 ग्राम्स मास है, बट ये पूछ रहा है एक एटम का मास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंस्टेड ऑफ ग्राम्स, क्योंकि हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 16U आएगा, राइट। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 1U आएगा, और ये 1U क्या है, AMU, यही हमारे पास AMU की डेफिनेशन होती है। तो 16U का मतलब
ये भी है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन से 16 टाइम्स जो है क्या है, दिस इज 16 टाइम्स मोर हैवियर देन हाइड्रोजन, राइट। सो दैट इज कंसेप्ट ऑफ AMU। अब हम देखते हैं इसके बाद हमारे पास एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास सिंपली रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास डिफाइंड है एक एटम के लिए, ना कि एक मोल ऑफ एटम के लिए। सिंपली इट इज डिफाइंड फॉर अ सिंगल एटम। तो एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, या फिर हैवियर देन मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। तो इसका यूनिट हमारे पास AMU होता है, क्योंकि हम क्यों लिखते हैं AMU में, क्यों लिखते हैं इसको, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। और एक एटम का मास जब हम लिखते हैं वो बहुत छोटी टर्म आती है, राइट। उस टर्म को सिंप्लीफाई करके हमने क्या लिख दिया, AMU लिख दिया हाइड्रोजन के लिए। फिर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बाकी जो हमारे पास एटम्स हैं उनका मास हम इसी के मल्टीपल में लिख से जाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक हाइड्रोजन है, इसका मास 1U है, तो एक एटम है नाइट्रोजन का, इसका मास 14U है, मतलब 14 टाइम्स हैवियर है एक हाइड्रोजन एटम से। देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास जो है ये हमारे पास है, इसका मतलब होता है mass of 1 mole of atom। तो when atomic mass is defined as grams, it is called as gram atomic mass। अभी तक हम सिंपली atomic mass बोल रहे थे, अब अगर आप atomic mass को डिफाइन करोगे ग्राम्स में, वही हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, राइट। सो ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग, इट इज मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स, राइट, 1 ग्राम एटम्स, या फिर आप बोल सकते हो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। तो ग्राम एटॉमिक मास जो है सिंपली आप क्या बोलोगे, मोलर मास के बराबर होता है। तो अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, तो आप इसका मोलर मास लिखोगे, मतलब 1 मोल्स का मास लिखोगे, दैट इज 1 ग्राम। तो मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बोलूँ तो आप बोलोगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 16 ग्राम्स, राइट। तो 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल एटम। उसके बाद हमारे पास आता है ग्राम एटॉमिक मास के बाद मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमारे पास एटॉमिक मास है, इस तरह मॉलिक्यूलर मास है, एक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड होगा। अगेन एक मॉलिक्यूल का मास छोटा होगा, तो उसको हम कंपेयर करेंगे मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम के साथ कि इससे कितना हैवियर है, या फिर मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन से कितना हैवियर है। इसका भी यूनिट लाइक एटॉमिक मास U या AMU में होगा। जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो इसका मैं आपको पूछूं कि इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, तो आप बोलोगे 2U, राइट। इसी तरह वाटर है, इसका मॉलिक्यूलर मास में पूछूं तो आप बोलोगे 18U, ना कि 18 ग्राम्स। फिर है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर का मास मतलब सिंपली हमारे पास ये हो गया कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास, राइट। तो जो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम एटॉमिक मास है, ये मोल्स के लिए डिफाइंड है। और जो हमारे पास एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है, ये सिंपली एटम या एक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन का मतलब 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास है, और ऑब्वियसली वो 2 ग्राम आएगा, और ग्राम्स में आपको लिखना है। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास, दैट इज 44 ग्राम्स में लिखोगे, ना कि U में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मोलर मास। मोलर मास सिंपली होता है ग्राम्स में किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास, राइट। ये आप इन जनरल बोलते हो, एक जनरल टर्म है फॉर एनी एटम, एनी मॉलिक्यूल, एनी कंपाउंड। जैसे मैं आपको बोलूँ मेरे पास एक एटम है कार्बन का, इसका मोलर मास बताओ, तो आप बोलोगे 1 मोल ऑफ कार्बन का मास, 1 मोल कार्बन एटम्स का मास विच इज़ 12 ग्राम। सिमिलरली मैं आपको बोलूँगा मुझे बताओ मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास हो गया कैल्शियम का मास विच इज़ 40, कार्बन का मास विच इज़ 12, ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मास विच इज़ 30। कैल्शियम का मास 40, कार्बन का मास हो गया हमारे पास 12, ऑक्सीजन के 2 हैं तो इनका हो जाएगा 32। तीनों को आप इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 100 ग्राम, राइट। कितना आ जाएगा आपका, सॉरी ऑक्सीजन 3 है तो इनका 48, कार्बन का 12, कैल्शियम का 40, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 ग्राम्स। सो दिस इज मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही मोलर मास आप सुनोगे आपको ग्राम्स में मास बोलना है, राइट, क्योंकि वो 1 मोल्स का मास होता है, और मोल्स का मास हमेशा तो ग्राम्स में ही होगा, क्योंकि मोल एक ह्यूज नंबर है, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास हम डिफाइन करते हैं आइसोटोप्स के लिए, क्योंकि हमारे पास नेचर में कोई भी एलिमेंट है, राइट, वो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट आइसोटोप्स की फॉर्म में, मतलब डिफरेंट मास नंबर उन फॉर्म्स के होते हैं। मेरे पास कार्बन है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, मैंने आपको पहले ही बोला
एटॉमिक नंबर कार्बन का है 6, राइट। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसके 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। एक का एटॉमिक जो हमारे पास ये मास नंबर है 12 है, दूसरे का मास नंबर 13 है, तीसरे का मास नंबर 14 है, राइट। इन्हीं को हम आइसोटोप्स बोलते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। अब हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, इनका मास नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। अब जब हम इसका मास लिखते हैं तो हम लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास, राइट। 3 आइसोटोप्स के मास का एवरेज। तो मेरे पास अगर आइसोटोप्स डिफरेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनकी परसेंटेज कंपोजिशन है x1 परसेंटेज, x2 परसेंटेज है नेचर में, इसकी परसेंटेज x3 है, ऑब्वियसली आउट ऑफ 100 होगी। इसकी फॉर एग्जांपल मान लो 20 है, इसकी 30 है, तो इसकी 50 हो जाएगी। इन तीनों का मास जो है डिफरेंट होगा। अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे वहाँ पे मास लिखना है। मेरे पास आया फॉर एग्जांपल क्लोरीन का, तो मैं बोलूँगा कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। अब मैं कौन सा मास लिखूँ, एक का मास 35 है, दूसरे का मास 37 है। तो आपको इनका लिखना है एवरेज एटॉमिक मास, और वो कैलकुलेट करते हैं हम कैसे, इस फॉर्मूले से, दैट इज m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस सो ऑन सो फोर्थ, जितने आपके आइसोटोप्स होंगे। क्लोरीन में 2 आइसोटोप्स हैं, तो मैं यहाँ तक लिखूँगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। अगर कोई तीसरा आइसोटोप होता तो मैं m3x3 लिखता डिवाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस में x3 करता। तो ये आपका फॉर्मूला इसका है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का, राइट। दूसरा तरीका आपको इंस्टेड ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, सॉरी इंस्टेड ऑफ दिस परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप इन द नेचर, आपको फ्रैक्शन दी होगी, तब आप लगाओगे m1f1 प्लस m2f2 प्लस m3f3 3 आइसोटोप्स के लिए, 2 के लिए यहाँ तक लगाओगे, 4 होंगी तो m4f4 ऐड करोगे। तो मेरे पास क्लोरीन है, इसके 2 आइसोटोप्स हैं, एक 35 एक 37 है। एटॉमिक जो नंबर है दोनों का सेम है 19। अब एवरेज एटॉमिक मास में लिखूंगा m1x1 m1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2। अब ये x जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा ये हमेशा 100 ही होगा, तो आपको उसको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मुझे लिखना है इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास। तो मैं करूँगा m1 दैट इज़ 35 इंटू x1 परसेंटेज इसकी 75 दे रखी है, तो मैंने किया 75 इसको मल्टीप्लाई प्लस m2 हो गया इसका मास 37 इंटू में x2 हो गया इसकी परसेंटेज दैट इज़ 25 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 विच इज़ 75 प्लस 25, राइट। मैं इसको 100 भी लिख सकता हूँ, ये निकल के आता है 35.5 U के बराबर, राइट। इसी तरह आप इसको फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखो, राइट। 75% हो जाएगा 0.75, ये हो जाएगा आपका ये, फिर करोगे आप m1f1 प्लस m2f2, ये भी आपका 35.5 निकल के आ जाएगा। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, इट इज़ डिफाइंड फॉर आइसोटोप्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला हमारे पास लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या आपने बचपन से पढ़ा होगा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but it can be converted from one form to another form in a chemical reaction। इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है जब हमारे पास रिएक्टेंट्स मिलते हैं और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो जो रिएक्टेंट्स मिलके रिएक्ट करते हैं, जितना इनका ये हमारे पास मास होता है, जितना इन रिएक्टेंट्स का मास होता है उतना ही हमारे पास हमारे पास प्रोडक्ट्स का मास होगा जब ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में। तो जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं फिर वो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो मास रिएक्टेंट का होगा वही प्रोडक्ट का होगा, यही सिंपली बोलता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे मेरे पास ये है अमोनिया का फॉर्मेशन, राइट। N2 और H2 मिलके बनाता है हमारा अमोनिया। इसको मैं बैलेंस करूँगा तो ऑब्वियसली बात है कि एक N2 जो है ये H2 के साथ रिएक्ट करेगा और NH3 बनाएगा। अब जब आप उसको बैलेंस करते हो तो ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखो कि यहाँ पे 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 के बना रहा है, राइट। तो 1 मोल N2 का मास हो गया हमारे पास 28 ग्राम्स। नाइट्रोजन है, इसका मास होता है कितना 14 ग्राम। तो यहाँ N2 है तो उनका मास हो जाएगा 14 इंटू 2 दैट इज़ 28 ग्राम्स। हाइड्रोजन के 1 मोल का मास होता है 2 ग्राम्स, 3 मोल्स है तो मास हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 ग्राम्स। अब ये टोटल मास आप रिएक्टेंट्स का देखो 28 प्लस 6 हो जाएगा 34 ग्राम्स, ठीक है। अभी इन्होंने रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद जब ये रिएक्ट कर जाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट का मास कितना बनना चाहिए एज पर कंजर्वेशन ऑफ मास 34 ग्राम बनना चाहिए। बनता भी 34 ग्राम से। कैसे बनता है,
हमारे पास 2 मोल बन रहे हैं अमोनिया के, 1 मोल का मास होता है 17 ग्राम, 2 मोल बन रहे हैं तो 2 मोल का मास हो जाएगा 34 ग्राम। तो सिंपली यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिमिलरली फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, क्विकलाइम प्लस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसका 1 मोल का मास होता है 100 ग्राम्स, वो मैंने आपको पीछे दिखाया था। 40 कैल्शियम का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3, 48 हो जाएगा 100, राइट। अभी इसने रिएक्ट नहीं किया, जब ये रिएक्ट कर जाएगा इसका पूरा मास खत्म हो जाएगा, बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसका 1 मोल का मास 54 होता है, इसके 1 मोल का मास 44 होता है, दोनों को ऐड करोगे 100 के बराबर आएगा। यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन जो हमारे पास, ये सिंपली क्या बोलता है, इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी बोलते हैं। तो इट स्टेट्स दैट इन अ कंपाउंड रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय मास ऑलवेज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एक कंपाउंड है, इसमें हमारे पास डिफरेंट एटम्स है, इन एटम्स का जो रेशियो है बाय मास वो सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव आपने इस कंपाउंड को कहाँ से लाया है या आपने इस कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर किया है। एग्जाम्पल वाटर की ले लो, हमारे पास रेन वाटर है, रिवर वाटर है, राइट। हमारे पास क्या है, रेन वाटर है, हमारे पास रिवर वाटर है, हमारे पास टैप वाटर है, हमारे पास पॉन्ड वाटर है, या हमारे पास वाटर है जो हमने लेबोरेटरी में H2 और O2 को रिएक्ट करके बनाया। इन तीनों में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये 2 एटम्स हैं, इनका रेशियो बाय मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। रेन वाटर में हाइड्रोजन जो है इसके हमारे पास जो H2 है ये 2 है, राइट, उसका मास 2 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो 1 है, तो इसका मास 16 ग्राम्स हो जाएगा। सिमिलरली रेन वाटर में भी हाइड्रोजन जो है उसके 2 एटम्स है तो 2 ग्राम हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 16 ग्राम हो जाएगा। टैप वाटर में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो 2 ग्राम्स, ऑक्सीजन जो है वो 1 एटम है तो 16 ग्राम्स। सिमिलरली फॉर पॉन्ड वाटर एंड सिमिलरली फॉर दिस H2O which is prepared in laboratory, 2 ग्राम is to 16 ग्राम। तो जो रेशियो बाय मास आ रहा है हर एक किस्म के वाटर का, दैट इज कांस्टेंट, 2:16 या 1:8। सिमिलरली मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, या मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो मैंने ऐसे रिएक्ट करके लेबोरेटरी में बनाया, या मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन किया, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, या मैंने ऐसे लेबोरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया। इसमें मेरे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है इनका रेशियो बाय मास हम देखेंगे। हमारे पास एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड पहला है, तो इसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में, इसको मैं नीचे ले आता हूँ 1 सेकेंड। तो मेरे पास एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 एटम है, राइट, कार्बन का 1 मोल है तो उसका मास हो जाएगा 12 ग्राम। सॉरी मैंने यहाँ पे शायद एटम बोल दिया था, 1 मोल का मास है क्योंकि ग्राम्स में लिख रहे हैं, अगर 1 मॉलिक्यूल लेते तो यहाँ पे यू लिख देते। तो ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें 1 मोल कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 2 मोल्स है तो हमारे पास 32 ग्राम हो जाएगा, तो दिस इज़ 1:2। सिमिलरली ये जो मैंने लेबोरेटरी में बनाया इसमें भी कार्बन 1 है तो 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 2 मोल्स है तो 32 ग्राम, राइट। सिमिलरली मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसमें भी 12 ग्राम इज टू 32 ग्राम ही होगा, राइट, इसमें भी 12 ग्राम इज टू 32 ग्राम ही होगा। सो सिंपली ये हमें बोलता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो रेशियो ऑफ एटम्स बाय मास है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट प्रपोर्शन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन जो है ये हमें बोलता है, ठीक है, ये किस साइंटिस्ट ने दिया ये आप खुद NCERT में जाके देख सकते हो, वो इम्पोर्टेंट आपके लिए ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए इन लॉज की स्टेटमेंट्स और ये क्या बोलते हैं वो याद रखना है, राइट। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन हमें बोलता है कि जब हमारे पास 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे, तो जो हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका मास फिक्स है उसके साथ जो बाकी एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उनका जो रेशियो है बाय मास वो एक सिंपल
होल नंबर रेशियो आएगा। मुझे पता है आपके सर के ऊपर से ये बात निकल गई, अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास H हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, राइट। हाइड्रोजन है मेरे पास है और ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास दो एटम्स है, राइट, या दो एलिमेंट्स है। ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे आपके मोर देन वन कंपाउंड बनाएंगे। एक तो इन्होंने बनाया वाटर, एक इन्होंने बनाया हाइड्रोजन पर दैट इज H2O2। तो इसमें एक एलिमेंट जो है इसका मास फिक्स्ड है, दैट इज हाइड्रोजन। इसमें भी 2 ग्राम्स है, इसमें भी हाइड्रोजन के 2 ग्राम्स है। अब इसमें ऑक्सीजन जो है H2O में इसके 16 ग्राम्स है। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन 2 है तो 32 ग्राम्स है। तो इसके जो हमारे पास हाइड्रोजन है जिसका मास फिक्स्ड है दैट इज 2 ग्राम्स है, 2 ग्राम्स। इसके साथ जो हमारे पास ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है इसमें और इसमें, इनका जो रेशियो है बाय मास वो क्या आ रहा है, 1:2 आ रहा है। एक होल नंबर रेशियो आ रहा है। यही इसका मेन पॉइंट है इस लॉ का। सिमिलरली मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन जो है ये 12 ग्राम है, ऑक्सीजन जो है वो हमारा, अच्छा पहली बात तो यहाँ पे कार्बन का मास कांस्टेंट है 12 ग्राम। अब बचा ऑक्सीजन, इस वाले में है कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन है कितना 16 ग्राम्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें 2 मोल ऑक्सीजन के हैं तो हो जाएगा 32 ग्राम्स। अगेन ये मास तो फिक्स्ड है तो बचा ये वाला मास, ऑक्सीजन का मास, राइट। इनका इसका जो रेशियो आएगा मेरे पास दैट विल बी 1:2। अगेन होल नंबर रेशियो आ रहा है, सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। तीसरा मेरे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कंबाइन कर रहे हैं और ये बना रहे हैं हमारे कितने कंपाउंड्स, 5 कंपाउंड्स बना रहे हैं। एक है हमारे पास ये N2O, राइट, एक है हमारे पास N2O, एक है मेरे पास NO, N2O3, N2O4, N2O5। इसमें मैं अगेन नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट लेके चलूँगा। जैसे जो मेरे पास N2O है इसमें हमारे पास N2O में 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम हो जाएगा। NO में मेरे पास 14 ग्राम है, ठीक। इसमें मेरे पास अगेन 28 ग्राम आ जाएगा, इसमें भी 28 ग्राम आ जाएगा, इसमें भी 28 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन जो है इसमें मेरे पास कितना है, ऑक्सीजन मेरे पास इसमें 16 ग्राम्स है। इसमें मेरे पास ऑक्सीजन जो है 16 ग्राम्स है। इसमें ऑक्सीजन के 3 मोल्स है तो 48 हो जाएगा, 16 × 3। इसमें 4 है तो 4 × 16 दैट इज़ 64 ग्राम हो जाएगा। इसमें 5 × 16 हो जाएगा दैट इज़ 80 ग्राम्स, राइट। अब मुझे 2 में से एक एटम का मास कांस्टेंट करना है तो मैं नाइट्रोजन का ही करता हूँ क्योंकि इसमें मैक्सिमम 28 है, खाली यहाँ पे 14 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 1 मोल NO की जगह 2 मोल NO ले लूँगा तो यहाँ पे 2 × 14 दैट इज़ 28 हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 × 16 दैट इज़ 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा ये। अब जो मेरे पास मास ऑफ एटम है जो कंबाइन कर रहा है इस फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन जो कंबाइन फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है डिफरेंट कंपाउंड्स में, उसका रेशियो अगेन एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। दिस विल बी योर, अगर आप इसको 16 पे कट करोगे तो ये 16 1000, ये कट जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा, ये 4 पे कट जाएगा, ये 5 पे कट जाएगा। तो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। इसकी स्टेटमेंट अब आप पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी। इफ़ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड then different masses of one element which combine with the fixed mass of other element are in simple ratio of whole numbers। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास गेल-लुसाक्स लॉ। गेल-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है PV = nRT। अब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के, क्योंकि R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो मेरे पास अगेन हेबर्स प्रोसेस जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि N2 रिएक्ट करेगा 3H2 के साथ 1 N2 का मोल तो बनाएगा 2 मोल अमोनिया के। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे
जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं बोलूँगा कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ कंबाइन करके इसके 2 मोल दे रहा है। अगर अब ये रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हो रही है तो वो मोल जो है वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होंगे। तो जो हमारे पास मोल्स है वैसे ही हमारे पास वॉल्यूम्स का भी रेशियो आएगा। मतलब इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ कंबाइन करके अगर इसके 2 मोल दे रहे हैं तो मैं ये भी बोल सकता हूँ इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ कंबाइन करके इसके 2 वॉल्यूम देगा। या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका 1 ml इसके 3 ml के साथ कंबाइन करके इसके 2 ml दे रहा है। सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूँ इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर के साथ कंबाइन करके इसके 2 लीटर दे रहा है। या मैं ये बोल सकता हूँ 1 मोल जो STP पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है दैट इज 22.4, तो इसके 22.4 लीटर राइट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कंबाइन करता है इसके 3 मोल्स। तो 3 इंटू 22.4 लीटर के साथ कंबाइन करेगा 2 मोल्स 2 इंटू 22.4 लीटर देगा। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके ये वाला पार्ट देख सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ बोलता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन से PV एंड RT टेम्परेचर प्रेशर जो है कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। वो होता है हमारे पास एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था N/NA नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है 6.022 इंटू 10⁻23। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर अ गैस। सो दैट इज योर एवोगैड्रोस लॉ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं हमारा दैट विल बी योर परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब सिंपली ये होता है कि आपके पास एक कंपाउंड है उसमें हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का प्रपोर्शन इस कंपाउंड में क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है राइट। उसी कंट्रीब्यूशन को उसी प्रपोर्शन को कैसे देखते हैं, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट या उस एलिमेंट का मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं उसकी कंपोजिशन। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वहाँ से परसेंटेज कंपोजिशन आएगी राइट। तो मेरे पास एक कंपाउंड होगा लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम भी, इसमें कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो मैं बोलूँगा आपको इसमें बताओ मुझे कैल्शियम की परसेंटेज कंपोजिशन राइट, कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन या फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन। तो निकालने का तरीका हो जाएगा किसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन तो मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड राइट इनटू में 100। तो दैट इज हाउ यू फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन। अब एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट की थी, मैंने आपको बोला कि मुझे परसेंटेज निकाल के दो कैल्शियम की, कार्बन की और ऑक्सीजन की। इसमें अब कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है 1 मोल का दैट इज 100 ग्राम्स राइट, इसका मास होता है 100 ग्राम्स। अब मुझे निकालनी है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम की परसेंटेज हो जाएगी मास ऑफ कैल्शियम राइट डिवाइड बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू में 100। कैल्शियम का मास 40 होता है, कंपाउंड का मास 100 ग्राम्स है, इनटू में 100 करोगे तो ये 40% आ जाएगा। कार्बन का निकालोगे तो आ जाएगा मास ऑफ कार्बन 12 होता है, कंपाउंड जो है उसका मास 100 है, इनटू में 100 करोगे तो ये 12% आ जाएगा। ऑक्सीजन का मास होता है 1 मोल का 16, टोटल कंपाउंड का मास 100 है, इनटू में 100 करोगे तो आएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 3 मोल है तो 3 इंटू 16 आ जाएगा 48%। तो ये होता है हमारा तरीका परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का। इसी में मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि परसेंटेज ऑफ ईच आइटम इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड यूरिया। ग्लूकोज का पहले ही हमारे पास आपको पता होना चाहिए C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। यूरिया का होता है NH2C+O इसका स्ट्रक्चर है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, यूरिया को लिखने का तरीका हमारे पास होता है, इसको लिखते हैं हम CH4N2O राइट। ये हमारे पास CH4N2O यूरिया जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है। अब मुझे निकली है परसेंटेज। अब जो ग्लूकोज है ये बना है कार्बन का, ये हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन लिखूंगा तो मास ऑफ कार्बन राइट
डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड दैट इज C6H12O6। कार्बन जो है इसका मास कितना होगा, यहाँ पे 6 कार्बन के एटम्स है तो एक का मास 12 होता है इंटू 6 जो क्या टोटल मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड। इसका मास ग्लूकोज का जो है ये आता है 180 के बराबर। ये आप ऐड करके देख लेना एक एक का, तो इंटू में आप 100 करोगे, ये आपकी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी कार्बन की। सिमिलरली परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है 1 ग्राम मास था बट यहाँ पे 12 है तो इंटू में आप 12 करोगे डिवाइड बाई टोटल मास 180 है, सॉरी ये 180 है, इंटू में 100 करोगे, ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी कि कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है तो मास एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड में 180 इंटू में करेंगे 100, परसेंटेज आपको निकल के आ जाएगी। अब यूरिया का मास होता है हमारा 60 ग्राम्स, राइट, यूरिया का मास होता है 60 ग्राम। परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है मुझे इसमें कार्बन की। अगेन कार्बन एक एटम है यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 60 इंटू में करोगे 100। सिमिलरली हमारे पास हाइड्रोजन है 1 ग्राम होता है, 4 हाइड्रोजन है तो इंटू में 4 डिवाइड बाई 60 इंटू करोगे 100। फिर हमारे पास आता है नाइट्रोजन, एक का मास होता है 14, 2 नाइट्रोजन के एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाई 60 इंटू में 100। सिमिलरली यू विल डू फॉर ऑक्सीजन और आपके पास हर एक की परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाएगी। तो होप आपको ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपली क्या होता है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, राइट। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको बोलूँ मेरे पास ग्लूकोज है जो मैंने अभी आपको बताया, C6H12O6 है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स आपको मैं पूछूं तो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनके एटम्स का रेशियो क्या है, 6:12:6। इसका सिंपलेस्ट रेशियो अगर मैं पूछूं तो 1:1 है ना, 6 से कैंसिल आउट कर दो, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो 1:1 जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो एटम्स का। इसी को मैं अगर इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं तो आ जाएगा C1H2O1, राइट। तो ये हमारे पास होता है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला सिंपली रिप्रेजेंट करता है आपका एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं मॉलिक्यूल में, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है आपका एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, और एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, राइट। तो एम्पेरिकल फार्मूला लिखने का रीजन कुछ नहीं है, सिंपली हमें देखना होता है कि रेशियो एटम्स का कितना है, तो दैट इज द यूज ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है ये छोटा होता है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमारे पास आता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये फार्मूला आप याद रखोगे, वेयर n इज नथिंग बट इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड, राइट। आपके पास कंपाउंड है ग्लूकोज है C6H12O6, C1H2O1, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, राइट। तो मुझे इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का रिलेशन n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला है, वेयर n इज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पे एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ग्लूकोज का आ जाता है आपका कितना 180, एम्पेरिकल फार्मूला मास आप निकालोगे, कार्बन 1 है तो 12, हाइड्रोजन 2 है तो इसका हो जाएगा 14, ऑक्सीजन 1 है तो हमारे पास हो जाएगा 30, तो ये जाएगा 30, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6, राइट, n की वैल्यू हो जाएगी 6। तो अब n की वैल्यू 6 हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला 6 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज, राइट। तो ये आप याद रखोगे। अब मेरे पास कंपाउंड्स है, कंपाउंड में मेरे पास इथेन है, इथीन है, ग्लूकोज है, एसिटिक एसिड है। अब मुझे निकालना है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे इथेन का पता है C2H6 है, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो दैट इज 1:3, तो CH3। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा C1H2। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6,
सिंपलेस्ट रेशियो लोगे तो C1H2O1, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। अब मुझे n निकालना है, तो n क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, यही था ना। तो जो मेरे पास n है फॉर इथेन आ जाएगा, दिस इज फॉर इथेन। तो इथेन के लिए मेरे पास n आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, राइट। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आता है, कार्बन 2 है मेरे पास, तो इनका मास हो जाएगा, कार्बन 2 है मेरे पास, उसका मास हो जाएगा 24, हाइड्रोजन 1 है तो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, दैट इज कार्बन 1 है तो 12, हाइड्रोजन 3 है तो उसको ऐड करोगे 15, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। फिर मेरे पास इथीन है, इसके लिए n निकालोगे तो वो भी आपका 2 ही आ जाएगा। C2H4 करोगे तो दैट इज 12, दिस इज 24, 28 डिवाइड बाय दिस इज 14, ये भी 2 आ जाएगा। इसके लिए n 6 आएगा, वो आपने ऑलरेडी किया था ऊपर, राइट। सिमिलरली मेरे पास एसिटिक एसिड है, इसको आप लिख सकते हो CH3COH, C2H4O2, इसको आप CH2O ऐसे लिख सकते हो। तो n यहाँ पे मेरे पास निकल के आ जाएगा 2, ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना। अब इस पे बेस्ड आपको जनरली बोर्ड एग्जाम में भी एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला पे। इसमें क्या करते हैं, एक कंपाउंड देते हैं, उसमें उसके एटम्स दे देते हैं सीक्वेंस में, उनकी परसेंटेज आपको मेंशन होगी या डायरेक्टली मास मेंशन होगा। इस परसेंटेज को आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ मास। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, इट कंटेन्स 40% कार्बन, 7% हाइड्रोजन, 53% ऑक्सीजन, राइट। पहले तो आप इसी सीक्वेंस में इनको यहाँ पे नोट डाउन करोगे। अब यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है 40%, ये दे रखा है 7%, ये दे रखा है 53%, इसको आप लिखोगे ग्राम्स में, राइट। अब यहाँ पे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास ऑफ कार्बन बाय मोलर मास 12, गिवन मास बाय मोलर मास हाइड्रोजन का 1, गिवन मास 53 बाय मोलर मास ऑक्सीजन का 16, राइट। यहाँ पे मेरे पास n निकल के आ जाएगा 40/10, ये आप क्या करोगे, आपके पास कुछ 3.3 समथिंग निकल के आता है, ये तो 7 ही आएगा, ये मेरे पास 3.3 समथिंग निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये आपने निकाला n, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसको 1 पे काट लो, इसको 2 पे कट जाएगा, ये 1 पे कट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है 3.3 से ज़्यादा आएगा, मैंने अप्रॉक्सीमेशन में लिखा, तो 3.3 समथिंग आएगा, मैंने इसको 2 पे काट दिया, तो 1 2 1, राइट। तो जब मैं इसका क्या लिखूँगा, एम्पेरिकल फार्मूला, ये यहीं से निकल के आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड का हो जाएगा CHO, जो यहाँ से निकला है इसको आप यहाँ पे लगा दो हर एक एटम के साथ। कार्बन 1, हाइड्रोजन के लिए 2 निकला, ऑक्सीजन के लिए 1 निकला, इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला तो आपने निकाला, बट n आपको पता नहीं है, वो आप कैसे निकालोगे। तो n निकालने का तरीका आपका है मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, फार्मूला मास या फार्मूला वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला मास या वेट। तो n आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट आपको क्वेश्चन में वहीं से मेंशन्ड है, 60 है। एम्पेरिकल फार्मूला वेट आप यहाँ से देख सकते हो, जो आपने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला था, इसमें आपका कार्बन 1 है तो 12 ग्राम, हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम, ऑक्सीजन 1 है तो इसका 16 ग्राम, ये आ जाएगा कितना 30 ग्राम। तो यही 30 आप यहाँ पे लिखोगे नीचे एम्पेरिकल फार्मूला में, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब n 2 आ गया तो बाय दिस फार्मूला, राइट, ये n 2 आ गया, इसको आप इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा ट्वाइस एम्पेरिकल फार्मूला, 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला थी C1H2O, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ जाएगा C2H4O2, C2H4O2। सो दिस इज नथिंग बट योर एसिटिक एसिड। तो जो कंपाउंड है ये आपका एसिटिक एसिड है। होप आपको ये
मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का रिलेशन और एम्पेरिकल फार्मूला समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जो है ये सिंपली हमें ये बोलती है कि जो मैटर है ये बना है इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, जिनको हम बोलते हैं एटम्स, और एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मास, इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। और डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं इनके एटम्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं मास एंड प्रॉपर्टीज एज पर। कंपाउंड्स तब बनते हैं जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो, ये आपने ऑलरेडी देखा था, राइट। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, राइट। एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, पुराने बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से एक नया कंपाउंड जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, राइट। सो देयर इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। और एटम्स जो होते हैं ना तो ये क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वही सब पॉइंट्स बोल रहा है जो हमने ऑलरेडी देख लिए। तो कुछ नया डाल्टन ने नहीं बताया, जो हमने पढ़ा था इसने वही बताया, राइट। अब ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये एक्सप्लेन, इसका एक ड्रॉबैक मेजर ये है कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन तो इसने एक्सप्लेन कर दिया, बट ये गैशियस वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स, गेल-लुसाइक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम जो था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, राइट। गेल-लुसाइक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम जो था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसका मेन ड्रॉबैक था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रिलेटिव डेंसिटी। ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इन केस आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको प्रिपेयर करके चलोगे। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब सिंपली ये होता है, रिलेटिव का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में एक हिसाब से तोलना, राइट। एक चीज़ को दूसरे की रिस्पेक्ट में देखना, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव ऑब्जर्वेशन। तो जब मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करता हूँ तो मैं दो चीज़ों की डेंसिटी की बात करूँगा, राइट। और यहाँ पे हम बात करते हैं गैसेस की। तो रिलेटिव डेंसिटी में हम बात करते हैं दो गैसेस की, राइट, दो गैसेस की डेंसिटी की। और रिलेटिव का मतलब है इनको हम कंपेयर करेंगे। तो अगर मेरे पास एक गैस ए है, गैस बी है, मेरे पास दो गैसेस है, इनकी रिलेटिव डेंसिटी जो होगी गैस ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट विल बी डेंसिटी ऑफ गैस ए डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ गैस बी, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए की डेंसिटी बी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि जो रिलेटिव डेंसिटी ए की है वो ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलूँगा ए की रिलेटिव डेंसिटी बी के कंपैरिजन में कम है तो ये रेशियो कम आएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ द डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस, गैस ए गैस बी, इनके डेंसिटी का रेशियो मेरे पास क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी। सिंपल, आप इतना याद रखोगे। अब ये तो हो गया रिलेटिव डेंसिटी। अगर आप इनमें से या तो गैस ए या फिर गैस बी की डेंसिटी कंपेयर करोगे हाइड्रोजन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ अ गैस, इधर गैस ए और गैस बी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, दिस टाइम्स द गैस अदर गैस हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। जब हम एक गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम वेपर डेंसिटी, राइट। रिलेटिव डेंसिटी होता है दो गैस की डेंसिटी को कंपेयर करना। जब आप हाइड्रोजन के साथ किसी गैस की डेंसिटी को कंपेयर करोगे उसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी हो जाएगा डेंसिटी ऑफ अ गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब डेंसिटी होता है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मेरे पास ये एक गैस है, ये एक दूसरी गैस है, इनका इक्वल वॉल्यूम मैंने लिया है, इसका भी वॉल्यूम वी है, इसका वॉल्यूम वी है, तो जो मेरे पास डेंसिटी है वो हो जाएगा मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम डिवाइड बाई मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम। अब दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल लिए हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइड बाई n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बचे हमारे पास। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ हमारे पास n मॉलिक्यूल्स को मैं सेपरेट कर सकता हूँ इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन में सेपरेट कर सकता हूँ इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। So this is the final formula for vapor density, that is mass of the gas by mass of hydrogen। और हाइड्रोजन का मास आपको पता है होता है हमारे पास 2, तो वेपर डेंसिटी आती है हमारे पास मास ऑफ द गैस। कौन सा मास है, मोलर मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर फॉर्मूला फॉर वेपर डेंसिटी, दैट इज मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। नाउ क्वेश्चन हमारे पास इसी पे बेस्ड, वेपर डेंसिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। वो ये बोल रहा है आपको
डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 3.6 इंटू 10⁻³ ओके, यहाँ पे इंटू है। देन गैस इज डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू दिस इज गिवन। तो आप क्या पहली चीज़ करोगे, वेपर डेंसिटी निकालोगे, ठीक है। तो मास ऑफ गैस, सॉरी ये मोलर मास नहीं है हमारे पास, मास ऑफ गैस है, राइट। मास ऑफ गैस इन ग्राम्स डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। सो मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। अब गैस का मास, जब मुझे सॉरी एक सेकेंड, तो मैं आपको क्या बोल रहा था, ये जो चीज़ है मेरे पास वेपर डेंसिटी में, ये m आता है हमारे पास मोलर मास। ये चीज़ आप याद रखोगे कि ये मोलर मास है। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला अगर मैं आपको बोलूँ तो मोलर मास बाई 2, मोलर मास क्या है वो आप ग्राम्स में लिखोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, आपके पास वेपर डेंसिटी आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि गैस है, इसकी डेंसिटी हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻³ दे रखी है, राइट। दूसरी गैस है हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हम बात कर रहे हैं वेपर डेंसिटी की, वो दे रखी है 9 इंटू 10⁻⁵। और वेपर, अब यहाँ पे मैं निकालूंगा वेपर डेंसिटी ना कि रिलेटिव डेंसिटी, वो हो जाएगी मेरे पास 3.6 इंटू 10⁻³ अपॉन में 9 इंटू 10⁻⁵, राइट। ये आ जाएगा मेरे पास 0.4 पे कट जाएगा ये, तो 0.4 इंटू 10⁻⁵ ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 10⁻³ इंटू 10⁻+5 विच इज 10⁻+2, ये बन जाएगा 40। अब मेरे पास जो वेपर डेंसिटी है वो निकल के आ रही है 40। फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है मोलर मास बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से मोलर मास आ जाएगा मेरे पास 40 इंटू 2 दैट इज 80। अब 80 ग्राम जो है हमारे पास इस गैस का मोलर मास है। अब आप देख लो इनमें से किसका मोलर मास 80 ग्राम है, वही आपका आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता है, तो ये नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड का मास होता है ये होता है आपका 64 ग्राम्स, तो ये भी नहीं है। NO2 है मेरे पास, राइट, इसका मास होता है 28 और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो उनका हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2 है इसमें, ऑक्सीजन के 2 है, तो इसका हो जाएगा हमारा 28 + 32 विच इज दिस इज 60 ग्राम, तो ये भी नहीं है। और N2 का 28 ग्राम होता है, ये भी नहीं है। तो इसमें से कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा है। पहले तो हमें दे रखी थी डेंसिटी ऑफ गैस और हाइड्रोजन की डेंसिटी, तो हमने निकाली वेपर डेंसिटी, राइट। यहाँ पे ये निकल के आया था इतना, तो ये हो जाएगा 40 के बराबर, और होता है मॉलिक्यूलर मास बाई 2, तो गैस का मास हो जाएगा 40, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये जो है ना, ये बी ऑप्शन, ये आपका SO3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका SO3 होना चाहिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट। SO3, बी ऑप्शन आपका SO3 है। तो इसका जो हमारे पास मास है कितना है, और सल्फर का 32, O3 है इसमें, तो 48 हो जाएगा। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 80 ग्राम आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन। अभी आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन आपको 11th के बोर्ड्स में भी इसका मिल सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसमें अब ये जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, राइट। एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सोल्यूट, दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट, राइट। अब सॉल्वेंट हमेशा सोल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हो, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, और सोल्यूट जो है ये एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। अगर एक सोल्यूट हुआ और एक सॉल्वेंट हुआ, इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, राइट। इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। टोटल कंपोनेंट्स 2 है, 3 कंपोनेंट्स हुए, सॉल्यूशन ये सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, तो सोल्यूट 2 हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं आप अपनी टर्म कुछ इसको दे सकते हो, 3 कंपोनेंट्स है, शायद इसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है सॉल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। अब 4 कंपोनेंट्स, ठीक है, इसको क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोल देंगे। सॉल्वेंट तो एक होगा, बट सोल्यूट जो होगा वो 3 हो जाएंगे। तो दीज आर योर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज़ आप याद रखोगे
अपार्ट फ्रॉम दिस हमेशा जो सॉल्यूट होता है इसका जो हमारे पास अमाउंट होता है वो कम होता है, और अमाउंट बाय अमाउंट आई मीन नंबर ऑफ मोल्स, ना कि वेट, ना कि मास। सॉल्वेंट का जो अमाउंट है हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉल्यूट, और अगेन अमाउंट का मतलब मोल्स है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आर ऑलवेज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, तभी आप इसको एक सॉल्यूशन बोलोगे। अब इन टर्म्स ऑफ वेट देख के अब कंफ्यूज हो सकते हो, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ वेट देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज और वाटर। मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, 2 सॉल्यूट के, 1 सॉल्वेंट के, दैट इज वाटर। तो आप यहाँ से देख के बोलोगे कि सुक्रोज ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है, वाटर कम है, ये तो गलत है। सॉल्यूट का तो ज़्यादा होता है, मैंने आपको बोला था अमाउंट ज़्यादा होता है, राइट। अमाउंट पे एम्फसाइज करने को बोला था, ये वेट दे रखा है, आपको देखने हैं अमाउंट या नंबर ऑफ मोल्स। तो सुक्रोज के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो गिवन मास 342 है, मोलर मास का 342 होता है, तो 1 मोल है। ग्लूकोज का भी 1 मोल है, 180/180। वाटर के ऑन द अदर हैंड हमारे पास गिवन मास 90 बाय मोलर मास इज 18, तो ये निकल के आ जाते हैं 5 मोल्स। तो आप खुद देख लो, अब वाटर सॉल्वेंट है, इसके मोल्स दोनों सॉल्यूट से ज़्यादा है, राइट। सो ये आपका एक सोल्यूशन होता है। अब सोल्यूशन के हमारे पास टाइप्स होते हैं, गैस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन या सॉलिड सोल्यूशन। हमेशा सोल्यूशन का जो नेचर है ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट का नेचर क्या है। अगर सॉल्वेंट गैस है तो वो गैसियस सोल्यूशन हो जाएगा, सॉल्वेंट लिक्विड है तो वो लिक्विड सोल्यूशन हो जाएगा, सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो वो सॉलिड सोल्यूशन हो जाएगा। अब वेरी जो करता है हर टाइप के सोल्यूशन में वो होता है सोल्यूट। अब सॉल्वेंट तो गैस ही होगा, बट सोल्यूट जो है वो गैस, लिक्विड, सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड में, लिक्विड सोल्यूशन में भी सोल्यूट, सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा बट सोल्यूट अगेन गैस, लिक्विड, सॉलिड हो सकता है। अगेन सॉलिड सोल्यूशन में सॉल्वेंट तो सॉलिड ही होगा बट जो सोल्यूट है वो गैस, लिक्विड, सॉलिड हो सकता है। अब गैसियस सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट गैस होता है, सॉल्वेंट इज ऑलवेज गैस, तो उसमें हमारे पास एयर आ जाती है, गैस गैस सोल्यूशन। दूसरा गैसियस सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है, इसमें एग्जाम्पल है ह्यूमिड एयर की, राइट। एयर जो है हमारे पास वो सॉल्वेंट हो जाएगी, दैट इज़ गैस, और जो हमारे पास उसमें वाटर है वो हमारे पास सोल्यूट का काम करेगा। फिर मेरे पास है सॉल्वेंट तो गैस ही है और सोल्यूट सॉलिड है, इसकी एग्जांपल है कैम्फर एंड नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के अंदर कैम्फर। लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा, सोल्यूट गैस है तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन एंड वाटर, राइट। ऑक्सीजन जो है वो हमेशा वाटर में डिजॉल्व होती है, तो जो वाटर है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो जिस गैस, तो ये हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन हो जाएगा। सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है, सॉल्यूट भी हमारे पास लिक्विड है, तो एग्जांपल एथेनॉल वाटर हो जाएगी इसकी, राइट, अल्कोहल और वाटर। इसी तरह हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन में जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है और सोल्यूट सॉलिड होता है, ये सॉल्ट वाटर हो गया। इसी तरह हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन आ जाता है, सॉल्वेंट तो सॉलिड ही होगा, सोल्यूट अगर गैस है तो हमारे पास एग्जाम्पल आती है इसमें H2 ऑन पैलेडियम, राइट, H2 अब्जॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम। ये हम ज़्यादातर रिएक्शंस में यूज़ करते हैं इस चीज़ को, राइट। तो आप याद रखोगे सॉल्वेंट अगर सॉलिड है, सोल्यूट अगर गैस है, तो उसकी एग्जांपल है H2 ऑन पैलेडियम। पैलेडियम हमारे पास सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट, और H2 जो हमारे पास सोल्यूट हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है और हमारे पास सोल्यूट जो है वो गैस है, तो हमारे पास मर्करी सोडियम अमलगम, सोडियम जो है सॉलिड सॉल्वेंट का काम करेगा, मर्करी लिक्विड सॉल्यूट का काम करेगा। और इसी तरह लास्ट सॉलिड सॉल्यूशन जो है उसमें दोनों कंपोनेंट सॉलिड के होंगे। एग्जांपल इसमें आ जाती है अलॉय की, कॉपर जिंक अलॉयज फॉर एग्जांपल, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, दोनों मिलके एक सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स में पहली तो हमारे पास आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी का सिंपली मतलब होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, राइट। फॉर्मूला इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। यूनिट इसका आ जाएगा मोल पर लीटर, या फिर आप बोल सकते हो मोलर। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक 2 मोलर सोल्यूशन है, तो मैंने बोला था इसका मतलब होता है 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स होते हैं। अगर 2 मोलर सोल्यूशन है मेरे पास, इसका मतलब 2 मोल सोल्यूशन 1 लीटर में है, सॉरी 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो 1 लीटर सोल्यूशन में है। तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन। फॉर्मूला तो ये है, बट याद आप रखोगे कि कितने मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन में है। तो 2 मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो 1 लीटर सोल्यूशन में है।
इस तरह फॉर्मेलिटी, इट इज़ जस्ट लाइक मोलैरिटी बट फॉर आयनिक कंपाउंड्स। उसमें आप नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स बाय उसमें मोल्स बाय वॉल्यूम कर रहे थे, सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कर रहे थे। यहाँ पे फार्मूला यूनिट्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर करोगे। इसका जो हमारे पास यूनिट है इसको बोलते हैं फॉर्मल। तीसरा हमारे पास फॉर्मेलिटी आ जाता है। अब फॉर्मेलिटी हमारे पास इन दोनों में सॉल्यूशन, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उन सब में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वेट, आगे देखोगे आप वेट भी आएगा। लेकिन मोलैलिटी एक ऐसी टर्म है जिसमें हमारे पास डिवाइड करते हैं सॉल्वेंट के वेट से, ना कि सोल्यूट के वेट से। तो अगेन इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यूनिट इसका आ जाएगा मोल पर kg, या इसको हम बोलते हैं मोलल। तो मेरे पास एक 2 मोलल सोल्यूशन है, 2m का मतलब, स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी, 2m सोल्यूशन है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, राइट। 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। चौथा है मेरे पास मोल फ्रैक्शन। ये टर्म्स थोड़ी समझने के लिए टिपिकल है, तो अगर आपको आप ये पहली बार पढ़ रहे हो तो आप इसको एक बार और रिवाइंड करके देख लेना। चौथा है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मेरे पास यहाँ पे टाइम कम है तो मैं आपको अच्छे से तो उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा जितना रेगुलर कोर्सेज में करते हैं, इसलिए मैं आपको कंसाइज करके और थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे लगता है कि मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप इस वीडियो को वापस रिवाइंड करके स्लो स्पीड पे भी देख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन जो है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन का मतलब सिंपली होता है हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसके कंपोनेंट्स है, इसके 1 2 3 जितने भी कंपोनेंट्स है A B C, इन तीनों कंपोनेंट्स में एक एक करके मोल्स का रेशियो मैं लूँगा, ठीक है। मतलब मुझे फॉर एग्जांपल A जो है इसके देखने हैं कि मोल्स कितने हैं कंपेयर टू टोटल मोल्स, तो मैं जब इसका रेशियो लूँगा A के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ A प्लस B प्लस C, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। सो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, एक कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन में जितने मोल्स है, जितने कंपोनेंट्स है उनके मोल्स, राइट। एक बार फिर से सुनो, जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसमें एक कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारे पास कंपोनेंट है उन सब के मोल्स, इस रेशियो को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, राइट। तो मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर मैं लिखूंगा तो आएगा मोल्स ऑफ दिस कंपोनेंट दैट इज सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और एक चीज़ हमेशा याद रखोगे कि सिमिलरली मैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो वो आ जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट divided by total moles, right, which is number of moles of solute plus number of moles of solvent। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकाला, इसका भी मोल फ्रैक्शन निकाला, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। फिर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसके 3 कंपोनेंट्स है। अगेन मुझे वो टर्म याद नहीं आ रही थी जो उसको हम बोलते हैं, जैसे 2 कंपोनेंट वाले को बाइनरी बोलते हैं, 3 को 4 को क्वांटिनरी बोलते हैं, इसको शायद टर्शियरी बोलते हैं। तो इसमें मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मोल फ्रैक्शन A का निकालूंगा तो A के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स विच इज A के मोल्स प्लस B के मोल्स प्लस C के मोल्स, राइट, Na प्लस Nb प्लस Nc। सिमिलरली B का भी आप ऐसे निकालोगे, C का भी आप ऐसे निकालोगे, C के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, और तीनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो वो 1 के बराबर आएगा। ये होता है मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इसमें हमारे पास आ जाता है परसेंटेज कंपोजिशन, राइट। अब परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास वेट बाय वेट आता है, वेट बाय वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आता है। फिर हमारे पास इसमें पार्ट्स पर मिलियन आ जाता है, और एक और कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी जो आपको अपार्ट फ्रॉम मोलैरिटी और मोलैरिटी समझनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंटेज देखते हैं। अगेन ऊपर वाली टर्म हमेशा फॉर्मूला में सॉल्यूट की होगी, नीचे सॉल्यूशन की होगी, अपार्ट फ्रॉम मोलैलिटी जिसमें नीचे सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट का वेट था। तो वेट बाय वेट परसेंटेज जो है, ये जितनी भी परसेंटेज है ये हम देखते हैं ग्राम्स और ml की टर्म्स में, ना कि लीटर और kg की टर्म्स में, राइट। तो पहले वेट बाय वेट परसेंटेज का, पहले मैंने बोला ऊपर वाली सॉल्यूशन का हो जाएगा, तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। मैंने बोला था ये सब हम देखते हैं ग्राम्स की टर्म में, राइट।
तो ये तो फॉर्मूला ही आपके लिए इजी हो गया, वेट बाय वेट परसेंटेज, ऊपर वाला सोल्यूट नीचे सोल्यूशन, तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100 कर दोगे तो वो परसेंटेज हो जाएगा। जैसे 5% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, तो इसका मतलब 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो 100 ग्राम सोल्यूशन में है। नेक्स्ट है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब अगेन ऊपर वाली चीज़ सोल्यूट की नीचे सॉल्यूशन की, तो वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, राइट। इनटू में आप 100 करोगे इसको तो परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मेरे पास 9% वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ NaCl है, इसका मतलब 9 वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaCl है, ठीक, नॉट वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब हो जाएगा 9 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन नॉट 100 ग्राम बट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, राइट। तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगेन दोनों ml में, इनटू में आप करोगे 100। जैसे मेरे पास है 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ HCl, इसका मतलब 15 ml ऑफ द HCl सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन। एक और टर्म है मेरे पास पार्ट्स पर मिलियन, ये हम देखते हैं वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, दोनों ग्राम्स में पुट करोगे बट इंस्टेड ऑफ 100 यहाँ पे 10 पावर 5 आप यहाँ पे 10 पावर 6 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, राइट, दिस इज 10 पावर 6, सो दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। जैसे मैं आपको बोलूँ 1 ppm कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10 पावर 6 ग्राम सोल्यूशन। नाउ जो टर्म मैं आपको बोल रहा था इम्पॉर्टेंट टर्म, दैट इज़ नॉर्मेलिटी, जो आप ज़्यादातर यूज़ करोगे केमिस्ट्री में, वो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे मोलैरिटी था, इट वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट, इन लीटर्स। जो नॉर्मेलिटी है इसमें नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम एक और टर्म यूज़ करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो वही है सोल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर, राइट। सो दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, राइट। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स था, मोल था गिवन मास बाय मोलर मास। अब जो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है ये निकालते हैं हम फॉर्मूला से, दैट इज गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट जो होता है हमारे पास, इसको हम कैसे निकालते हैं, राइट, ये होता है हमारे पास मोलर मास अपॉन n फैक्टर, राइट। दिस इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। इसको निकालने का तरीका है मोलर मास बाय n फैक्टर। अब आप बोलोगे n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर डिफाइंड होता है आपके एसिड्स और बेसिस के लिए। एसिड में कितने आपके H+ आयंस दे सकता है और बेसिस में कितने OH- आयंस दे सकता है। HCl है, ये 1 H+ दे सकता है तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। H2SO4 2 H+ दे सकता है तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड 3 H+ दे सकता है तो n फैक्टर 3 हो जाएगा, राइट। बेसिस में मेरे पास NaOH है, 1 OH देगा तो n1 हो जाएगा, n फैक्टर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 OH- देगा तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो यही n फैक्टर को यूज़ करके आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, दैट इज मोलर मास डिवाइड बाय जैसे n फैक्टर कर दोगे। जैसे मुझे निकालना है इक्विवेलेंट वेट HCl का, तो मैं करूँगा इसका जो हमारे पास मास होता है दैट इज 36.5 डिवाइड बाय n फैक्टर विच इज़ 1, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट वेट निकाल दिया मैंने, तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लूँगा, राइट। गिवन वेट मेरे पास जो होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास इसका जो वेट है वो 72 ग्राम्स दिया है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इसका जो मैंने निकाला दैट इज 36.5, तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास सम वैल्यू आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, राइट, 2.01 या 03 जो भी आएगा, तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। तो ये होता है तरीका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के। इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मोल्स, राइट। सो दिस इज योर नॉर्मेलिटी। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो मेरे पास ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है, ये था हमारे पास गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब जो ई था दिस वाज मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, ठीक है। यही n फैक्टर आप ऊपर ले जाओ तो इक्विवेलेंट जो है हमारे पास W/m इंटू n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो n इक्विवेलेंट जो है हमारे पास ये हो जाएगा, जैसे ये क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर, ये हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और n फैक्टर का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप इसकी जगह लिख सकते हो n इंटू n फैक्टर डिवाइड बाई v तो है ही,
अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास मोलैरिटी होती है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का भी रिलेशन आपके पास आ गया n फैक्टर इंटू m। ठीक है, तो ये थी हमारे पास नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और रिलेशन बिटवीन equivalents, number of equivalents in n is this, and relationship between normality and molarity is this। n फैक्टर आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये बोलती है कोई भी, ये लॉ जो है हमारे पास ये बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, राइट, n1 मोल्स ऑफ A combined with n2 मोल्स ऑफ B give m1 मोल्स ऑफ C प्लस m2 मोल्स ऑफ D। तो ये बोलता है जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स A और B है वो बराबर हो जाएंगे, और वो बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज C एंड D। बस इतना ही ये बोलता है। तो दैट वाज अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, होप कि आपको ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, एक बार इनको आप फिर से नज़र मारोगे, जो भी फार्मूलाज मैंने आपको बोले उनको एक बार पेपर पे आप लिखोगे, उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है 120 ग्राम यूरिया इज मिक्सड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो करना क्या है हमें इस सवाल में, इसमें हमें सिंपली निकालनी है मोलैरिटी। तो सबसे पहली चीज़, मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, मुझे वाटर का वॉल्यूम पता है, ये तो सॉल्वेंट है, तो दोनों चीज़ें मुझे पहले निकालनी पड़ेंगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया विच इज़ द सोल्यूट 120 डिवाइड बाय मोलर मास विच इज़ 60, तो ये आ जाएगा 2। तो मोल्स तो आ गए मेरे पास, अब बचा क्या, वॉल्यूम। किसका निकालना है, सॉल्यूशन का। मुझे किसका दिया है, वाटर का। ठीक, तो आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, which is volume of solute plus volume of solvent। अब सोल्यूट इसमें यूरिया है, इसकी डेंसिटी आपको नहीं दे रखी, क्योंकि आपको मास दे रखा है। आपको डेंसिटी पता हो तो वॉल्यूम निकालते, बट डेंसिटी दे नहीं रखी तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसकी डेंसिटी लेके चलेंगे 1 ग्राम पर ml, जब नहीं दे रखी। अब 1 ml जो है वो वॉल्यूम है 1 ग्राम का, तो 120 ग्राम का वॉल्यूम हो जाएगा 120 ml। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो निकल के आ जाएगा सोल्यूट का वॉल्यूम विच इज़ 120 ml। लीटर की टर्म्स में लिखोगे तो 0.12 लीटर प्लस सोल्यूट का है 1 लीटर ही है, तो ये दोनों आप ऐड करोगे तो 1.12 लीटर आ जाएगा। अब आपको मोल्स भी पता, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता, मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ 2 डिवाइड बाय 1.12। सो 2 अपॉन में 1.12 आप करोगे, ये 1.7857 इतना आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, इसको मैं थोड़ा इधर हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन हम आई थिंक रेड वाला यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोल रहा है 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलैरिटी इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू 10 लीटर। राइट, निकालनी क्या है आपको, सिंपली मोलैरिटी निकालनी है। पहले आपको मोल्स पता होना चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो आपको पता ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लो। राइट, गिवन मास विच इज़ 20 डिवाइड बाई मोलर मास इसका 40 होता है, तो मोल्स आपके पास 0.5 आ जाए। अब आप निकालोगे मोलैरिटी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स 0.5 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर, तो हो जाएगा आपके पास 0. कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 0.25। बट इसने एक चीज़ यहाँ पे बोली है कि सॉल्यूशन को आपने 10 टाइम्स डाइल्यूट किया। अगर 10 टाइम्स सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो उसका जो 10 टाइम्स डाइल्यूशन होगा सॉल्यूशन का, तो उसका जो मोलैरिटी है वो 10 टाइम्स कम हो जाएगा। बट स्टिल यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो गई। एक सेकेंड, सबसे पहले मोल्स ऑफ NaOH, राइट, तो वो होता 20/40 विच इज़ 0.5। मोलैरिटी में मोल्स पर वॉल्यूम किया,
मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू 10 लीटर। तो अगर हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया अप टू 10 लीटर तो फाइनल वॉल्यूम तो 10 लीटर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। तो ये तो मोलैरिटी तब है जब इसने 2 लीटर सॉल्यूशन लिया होता। अब इसने 10 टाइम्स नहीं किया, 10 लीटर तक डाइल्यूट किया, तो जो मोलैरिटी आएगी इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स, जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज 10, तो ये 0.05 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला सवाल आपका देख लो आप, ये आपका नीट 2023 का सवाल है। सो ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ 1 मोलर है यहाँ पे, यहाँ आप करेक्ट कर लोगे। तो 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे सोल्यूट आप यहाँ पे लिखना रह गया है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन, तो कुछ नहीं, ये सिंपल यूनिटरी मेथड पे बेस्ड एक सवाल है। आपको 1 मोलर सॉल्यूशन दिया है, मतलब 1 मोलर, एक सेकेंड हम यहाँ पे रेड पेन से लिखते हैं। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब मेरे पास 1 मोल सोल्यूट जो है वो 1 kg सॉल्वेंट या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में है। तो अगर 1 मोल 1000 ग्राम सॉल्वेंट में है तो 0.5 मोल जो है वो सोल्यूट वो कितने ग्राम में होगा। तो यूनिटरी मेथड से आप करोगे 0.5 इंटू 1000 ग्राम विच इज 500 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आ जाएगा। और एक और सवाल यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन विल बी। 1 मोल एक्वा सोल्यूशन का मतलब हो गया मेरे पास 1 मोल, यहाँ पे मैं सोल्यूट, ठीक है, 1 मोल सोल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट आपका यूनिवर्सल वाटर ही होता है। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो वो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब सोल्यूट के मोल्स मुझे पता है, तो ये दो चीज़ें तो पता है, बचा हमारे पास वाटर के मोल्स, तो वो हो जाएंगे हमारे पास गिवन मास विच इज 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इसका होता है, वाटर का कितना होता है 18 होता है। तो ये टर्म निकल के आ जाएगी मेरे पास। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, इसको उठा के हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा इट विल बी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1000 अपॉन में 18। ये आप LCM लोगे इसका, तो ये आ जाएगा आपका 18 अपॉन में 1001, राइट। ये आप अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 1000 ही लेके चलूँ तो ये हो जाएगा 0.018। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मैंने इसको 1 कम कर दिया तो ये वैल्यू बड़ी आई है, इससे थोड़ी सी छोटी होगी, तो 0.017 इसका अप्रॉक्सीमेट राइट आंसर हो जाए। नाउ एक और क्वेश्चन है हमारे पास विच इज आस्किंग अस अबाउट द डेंसिटी। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, बोल क्वेश्चन ये रहा है कि डेंसिटी ऑफ 18 मोलर H2SO4 इज 18 ग्राम पर ml, देन मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको मोलैरिटी निकालनी है। सबसे पहले तो 18 मोलर दे रखा है, 18 मोलर का मतलब हो गया 18 मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज H2SO4 जो है वो 1 लीटर यानी कि 1000 ml सॉल्यूशन में है। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 18 ग्राम पर ml, राइट। दैट मीन्स ये हमारे पास हो गए 1800 ग्राम्स, है ना। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मास हो जाएगा डेंसिटी, मास हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। सो वॉल्यूम इज 1000, डेंसिटी इज 18, तो मास हो जाएगा आपका 1800 ग्राम्स। तो ये तो हो गया मास। अब हमें इसमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, हमें निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर चाहिए। आपके पास वाटर का वेट अभी नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे वाटर का मास, कैसे निकालोगे आप इस सॉल्यूशन में। तो वो निकालने का तरीका
हमारे पास ये हो जाएगा कि सोल्यूट जो हमारे पास वो H2SO4 है और इसके हमें मोल्स पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज वेट ऑफ H2SO4 गिवन बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। यहाँ से हमारे पास वेट ऑफ H2SO4 आ जाएगा N इंटू M ऑफ H2SO4। नंबर ऑफ मोल्स 18 है। इंटू में आप करोगे इसका मोलर मास, राइट। कितना होता है H2SO4 का मोलर मास? तो हाइड्रोजन इसमें हमारे पास 2 है, सल्फर इसमें हमारे पास 32 है, ऑक्सीजन 4 है, तो 64 हो गया, राइट। सल्फर का मास 32, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन है हमारे पास, तो इसका मास होता है हमारे पास 98 ग्राम्स, राइट। सो दिस इज 98, सो 18 इंटू 98 आपका आ जाएगा 1764 ग्राम्स। दिस इज द वेट ऑफ H2SO4। अब यहाँ से हमें पता है, क्या पता है हमें? जो सॉल्यूशन का वेट है वो हो जाएगा वेट ऑफ, वो सोल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट होगा। तो हमें चाहिए सॉल्वेंट का वेट, तो हो जाएगा सॉल्यूशन का वेट, इसमें से आप सोल्यूट का वेट माइनस कर देंगे। सॉल्यूशन जो है उसका वेट है 1800 ग्राम्स, माइनस कर देंगे आप इसमें से सोल्यूट का वेट विच इज़ 1764, राइट। सो 1800 में से आप 1764 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 ग्राम आएगा इसका वेट। इन टर्म्स ऑफ केजी आप निकालोगे, ये आएगा 36/1000 kgs। नाउ दिस इज द वेट। नाउ आप इसको इसमें पुट कर दो मोलैलिटी के फॉर्मूला में, तो ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ 18 डिवाइड बाई 36, राइट। 36 इंटू में जो 1000 है ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा 0.2, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा 200, राइट। तो ये था आपका एक अच्छा सवाल कंसंट्रेशन टर्म्स पे। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट जो है उस पर हमारे पास सवाल है, आपको निकालनी है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। इसका मतलब ऊपर वाली चीज़ सोल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, तो और परसेंटेज जहाँ पे भी आएगी यहाँ पे ग्राम्स पे, तो मतलब 10 ग्राम सोल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। नाउ यू हैव टू फाइंड मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब मोलैलिटी निकालने के लिए मेरे पास ये किस चीज़ का ये सॉल्यूशन है वो तो इसने बताया नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ये H2SO4 का है, राइट। H2SO4 की जगह आप कोई और ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट ये मत लो आप ले लो कोई और ले लो, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अमोनिया ले लेते हैं, राइट। मोलैलिटी निकालनी है हमें इसकी, तो सबसे पहले तो हम इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास अमोनिया का होता है 14, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सॉल्यूशन जो है हमें दे रखा है 100 ग्राम, तो उसमें से आप वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर निकालोगे, या आप इसको वाटर बोल लो, तो 100 में से -10 करोगे, दैट विल बी योर 90 ग्राम। तो यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगी 10/14 डिवाइडेड बाय 90, आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, उसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया will be number of moles of ammonia divided by total moles which is this। और अमोनिया के मोल्स जो है आपने निकाले थे 10/14 डिवाइडेड बाई 10/14 प्लस वाटर के मोल्स 90/18, यहाँ से आपकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, आप खुद कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास पूछ रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग। यू हैव टू फाइंड द नॉर्मेलिटी। रिलेशन आपको पता ही है N इंटू M, या ये भी नहीं पता बेसिक आप वो लगा लो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वाला। तो N हमारे पास है, N वेक्टर H2SO4 का 2 है,
तो मोलैरिटी इसकी 1/20 है, तो नॉर्मेलिटी 1/10 यानी कि 0.1 आ जाएगी। बेरियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी निकालनी है, अगेन n इंटू एम करोगे, n फैक्टर इसका भी 2 है, मोलैरिटी इसकी दे रखी है 0.2, तो यह आ जाएगी 0.4। सो ये हमारे पास सवाल थे। अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें डिस्कस करना है दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड स्टोइचियोमेट्री। तो जो बैलेंसिंग ये दो चीज़ों पर बेस्ड होता है, एक होता है एटम कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन वाला जो है बैलेंसिंग है, हम एक नेक्स्ट सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, दैट विल बी रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन हम सेपरेटली पढ़ेंगे जो कि चार्ज कंजर्वेशन के बेस पर करते हैं हम। अब स्टोइचियोमेट्री में इसका मतलब सिंपली क्या होता है, जो भी कोई आप रिएक्शन लिखते हो उसको उस रिएक्शन में एटम्स को बैलेंस करने के लिए जो आप यहाँ पे ये नंबर्स से इसको मल्टीप्लाई करते हो, इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट। तो अगेन मैंने वही हेबर प्रोसेस ली है N2, इसको मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से ये हटा के। तो ये बोलता है कि N2 और जो मेरे पास H2 कंबाइन करके NH3 दे रहे हैं, राइट। सो N2 कंबाइंस विद H2 टू फॉर्म NH3। अब N यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन जो है वो 6 हो गई अमोनिया में, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 1 है। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है मेरा ये 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया के दे रहा है। या हम बोल सकते हैं Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 रिएक्ट कर रहे हैं 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के साथ, दे रहे हैं 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। या हम बोल सकते हैं एक मॉलिक्यूल N2 का रिएक्ट कर रहा है 3 मॉलिक्यूल H2 के साथ, दे रहा है 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के। या फिर मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी बोल सकता हूँ, जो कि हमने पढ़ा था गेल-लुसाइक्स लॉ में, राइट। 1V of N2 combines with 3V of H2 to give 2V of N2, so on and so forth, राइट। ये आप नहीं बोल सकते कि 1 ग्राम ऑफ N2 combines with 3 ग्राम H2 to give 2 ग्राम NH3। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी, राइट। ये वाली स्टेटमेंट जो है ये आप खास ख्याल रखोगे कि ये नहीं बोलना, क्योंकि आपको यहाँ पे एक मोल के हिसाब से मास देखना है। 1 मोल का मास 28 ग्राम है, तो यहाँ पे 3 मोल्स है तो उनका मास 6 ग्राम हो जाएगा, 2 मोल्स है तो 17 ग्राम हो जाएगा। सॉरी 17 ग्राम नहीं हो जाएगा, ये 34 ग्राम होगा क्योंकि 2 मोल्स है। तो यहाँ पे 34 ग्राम्स हो जाएगा, तो दिस इज 34 ग्राम्स। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है स्टोइकियोमेट्री में। तो ऑलवेज बैलेंस द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, दैट इज N और N इक्विवेलेंट। गैसियस रिएक्शन के लिए आप वॉल्यूम की टर्म्स में भी लिख सकते हो। इसी पे बेस्ड एक सवाल यहाँ पे आप देख लो। 56 ग्राम N2 reacts with 12 ग्राम H2 to produce NH3 in Haber process, find mass of NH3 obtained। करना कुछ नहीं है आपको, N2 प्लस H2 कंबाइन करके आपका अमोनिया बनाते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 हो गए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगी हमारे पास केमिकल रिएक्शन बैलेंस। अब इसमें 56 ग्राम जो है इसके कंबाइन कर रहे हैं इसके 12 ग्राम्स के साथ और बना रहे हैं इसके पता नहीं कितने बना रहे हैं। फिलहाल के लिए हम मोल्स निकाल लेते हैं। तो गिवन मास बाय मोलर मास 56/28 दैट इज 2, इसके 12/6 दैट इज 3, राइट। N2 के 56 ग्राम और हाइड्रोजन के 3 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं और ये बना रहे हैं हमारा राइट। सॉरी ये 2 आ जाएगा ये 12 डिवाइडेड बाई given mass is 12 gram divided by molar mass will be 6, so this will be your 2, right। ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। टू नहीं आएगा ये, एक सेकेंड। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने थे इसमें, तो हो जाएगा गिवन मास इज 12 डिवाइड बाई मोलर मास का 2 है तो ये 6 आ जाएगा, राइट। सो इसके
2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं इसके 6 मोल्स के साथ। तो आप देखो इसका 1 मोल जब इसके 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करता है तो इसके 2 मोल्स बनते हैं। अब इसका 2 इसके 6 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके 4 बनेंगे, राइट। तो इसके तो 4 मोल्स बन जाएंगे। तो इसने बोला है मास ऑफ NH3, तो अब आपको निकालना है मास। तो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स वाले फार्मूले से आ जाएगा, N इंटू M करोगे, राइट, विच इज़ 4 इंटू 17, या जो आपका मास आ जाएगा। वॉल्यूम निकालना है एट STP। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक जो हमारे पास मोल होता है वो 22.4 वॉल्यूम 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है STP पे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 मोल्स है तो 4 इंटू 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोड्यूस के लिए आप सिंपली एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको। तो 4 मोल्स NH3 में हमारे पास 1 मोल में 4 एटम है, तो 4 मोल में 4 इंटू 4 दैट इज 16 मोल एटम्स हो जाएंगे, या 16 Na एटम्स हो जाएंगे। इसी Na को आप 6 इंटू 10⁻23 से मतलब ये रिप्लेस करके एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो एटम्स का। सो दैट वाज योर मोल कॉन्सेप्ट। होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जितना भी मैंने आपको इसमें पढ़ाया, एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न, इससे बाहर तो आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो आप ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ऑल द बेस्ट।